Discuss about the Constitution inorganic by G. नरेंद्र बाबू। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लाइक स्ट्रक्चर या संविधान जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी उसका बनावट। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ का बनावट होता है। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है, यानी हम इंसानों की बात हो रही है कि हम इंसानों में मतलब हमारा कैसा बनावट है। ठीक है, अपने लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जब एक इंसान का जन्म होता है, ठीक है, तो उसके कुछ कैरेक्टर उसके माता पिता के द्वारा उसको रिसीव होता है, जिसे हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर भी कहते हैं, या हम लोग उसको इंडोजेनस फैक्टर भी कह सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ या फिर काफ़ी सारी चीज़ का उसको सामना करना पड़ता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि चाहे वो उसका घर का माहौल हो, या उसका स्कूल हो, उसका प्लेग्राउंड हो, उसके टीचर हों, उसके फ्रेंड सर्कल हों, ये सारे के सारे चीज़ कहीं ना कहीं मिल के एक इंसान को उसके माँ बाप से भी, उसके माँ बाप के नेचर से या बिहेवियर से या किसी भी चीज़ से उसको थोड़ा अलग बनाते हैं। ठीक है, यानी फ्यू कैरेक्टर उसके माँ बाप से तो आया है, लेकिन उसका खुद का भी कैरेक्टर दुनिया में जन्म होने के बाद आसपास के इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हुआ है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो वैसे कैरेक्टर को हम लोग एक्सोजेनस फैक्टर कहते हैं। हम मतलब उसके जन्म से जो वक्त शुरू होता है और उसके पूरे ज़िंदगी तक, अब तक, ये पूरा दोनों फैक्टर मिला करके हमारा बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक इंसान का ओवरऑल रहन सहन, मतलब पूरा स्ट्रक्चर, गोरा है, काला है, उसके बाल घूरे हैं, उसकी आइज़ का कलर ये है, उसका वो दुबला है, पतला है, मोटा है, या उसका किस तरह का बिहेवियर है, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री की बात करें, तो एरिस्टोटल जो है, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने कोशिश किया कि हम लोग मतलब बहुत सारे लोगों में इंडिविजुअल, यानी बहुत सारे लोगों में इंसान को इंडिविजुअलाइज कर सके, लेकिन इन्होंने अलग अलग हेडिंग के हिसाब से रखा। फिर कुछ और भी लोग आए, जैसे कि गैलन, बाजी, ये लोग भी कुछ कुछ अदर फैक्टर को लेकर के कोशिश किए कि इंडिविजुअल को मतलब क्लासिफाई किया जा सके। फिर जैसे कि हिपोक्रेट्स आए, इन्होंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल जो है, ये कहीं ना कहीं उसका एक अलग नेचर होता है। ठीक है, यानी उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन का ही होता है, जो उसको दूसरे लोगों के नेचर से उनको खुद अलग करते हैं। हिपोक्रेट का कहना था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिक होता है, यानी इंसान बीमार होता है शुरुआती ही स्टेज में, लेकिन जो उसका लोकलाइज सिम्टम्स है वो बाद में हमें देखने को मिलता है डिजीज़ के तौर पर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट हमारा होम्योपैथ में भी काम करता है। आपसे हम लोग रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जो है होम्योपैथिक फिजिशियन जो है वो सेलेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मेडिसिन का चुनाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पेशेंट का नेचर, ये सब हम लोग कैसे जज कर सकते हैं, उसका टेम्परामेंट पे, उसके हेरिडेटरी पे, प्री डिस्पोजिशन यानी डायथेसिस पे, मियाज्म पे, या कॉन्स्टिट्यूशनल डायथेसिस, या उसके बॉडी और माइंड का फिजिकल प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, लियोन वैनियर के हिसाब से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है फोस्फोरिक टाइप, फिर है फ्लोरिक टाइप, और तीसरा है कार्बोनिक टाइप, जो कि बेस्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ द केमिकल एलिमेंट ऑफ द बॉडी। यानी हमारी बॉडी में जो डोमिनेंट है, यानी डोमिनेंट के भी ऊपर प्री डोमिनेंट है, उस एलिमेंट के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है कार्बोनिक टाइप, जो कि कहीं ना कहीं हमारे वाइटल फोर्स से रिलेटेड करता है, जो कि हमें आगे चल के यानी हमारे सोरा म्याज्म से पेशेंट को कार्बोनिक टाइप, जो भी लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के बने हुए होंगे, उनको कोई भी दिक्कत हो वो सोरा से ही उसकी शुरुआत हुई होगी, यानी ओरिजिनेट फ्रॉम सोरा, जो कि आगे चल के उनको क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है फोस्फोरिक टाइप, यानी कि लैक ऑफ वाइटलिटी, यानी उसके बदन में कमज़ोरी, वीकनेस, या इम्यून कमज़ोर, जिसको हम लोग कह सकते हैं इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी, है ना। तो वैसा प्रॉब्लम इसको होगा, लेकिन इसके पीछे किस चीज़ का हाथ होगा, यानी इसका शुरुआत कहाँ से होगा, ट्यूबरकुलर मियाज्म,
जो कि हमारे सीरियस मेम्ब्रेन पर अफेक्ट करता है। थर्ड है फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात होती है सिफिलिटिक मियाज्म से। ये कहीं ना कहीं हमारे इलास्टिक टिश्यू पर इसका असर देखने को मिलता है। आते हैं गुरवॉगन, उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन जो है ये मेजर 3 हिस्सों में है। ना कहीं ज़्यादातर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो है इनके बताए हुए क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। डॉक्टर क्लार्क भी अपनी किताब में बताते हैं, यानी इन्होंने भी अपने बुक में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं इनके बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को। बताए हुए क्लासिफिकेशन के हिसाब से बायो केमिकल एलिमेंट ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी जो जिन भी बायो केमिकल एलिमेंट से बनी है, इनके हिसाब से ये 4 मेजर एलिमेंट है, 3 मेजर एलिमेंट है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, थर्ड है नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। अब हाँ, इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि अब कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर हमारे बॉडी में कम हो जाए तो भी हमें बीमारी हो जाती है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाए तो भी हमें कहीं ना कहीं बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। तो अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यही कम और ज़्यादा के हिसाब से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का इनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड हुआ है या क्लासीफाई हुआ है। कार्बोनाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जैसा नाम से ही लग रहा है कि एक्सेस हो जाता है हमारे बॉडी में कार्बन और नाइट्रोजन। एक्सेस होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होता है, तरह तरह के हमें प्रॉब्लम होने लगते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिजीज़ होने लगता है, चाहे वो माल न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रिटार्डेशन हो। तो इस तरह के कार्बोनेट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग में माल न्यूट्रिशन, रिटार्डेशन, इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसलिए इनका जो खाना जो भी ये खाते हैं वो पूरा न्यूट्रिशन इनकी बॉडी को मिलता नहीं, यानी फंक्शनल डिफिशियंसी होने की वजह से इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेगी। सबसे पहले क्योंकि अब इनको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रहा, तो उनको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फ्रीक्वेंट शैलो रेस्पिरेशन, रुक रुक के तेज़ तेज़ सांस लेना, या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ भी डिसऑर्डर, एस्थमा वगैरह कुछ भी, है ना। नेक्स्ट क्या है, इनको जब इनको न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या हो सकता है, या तो इन्हें कॉन्स्टिपेशन रहेगा, या डायरिया रहेगा, गैस रहेगी, फ्लैटुलेंस रहेगा, या यूरिनरी ट्रबल रहेगा, ये इरिटेबल रहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पेशेंस, स्वेलिंग रहेगी इनके जॉइंट, गाउट वगैरह में। पेशेंट जो है वो काफ़ी इरिटेबल इम्पेशेंट रहेगा, इसकी स्किन काफ़ी डर्टी अनहेल्दी रहेगी। सिम्टम्स एग्रावेट बाय एक्सेस ईटिंग, यानी ज़्यादा खा लेने की वजह से इसको प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा रेस्ट करने की वजह से इसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इनके पानी की कमी रहेगी। इसी तरह के सिमिलर रेमेडी हमें मटेरिया मेडिका में किस में देखने को मिलती है, तो वो है रेस्टक्स, हिप्परसल्फ, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम एक्सेट्रा, यानी ऐसे कुछ मेडिसिन जिसमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे हम लोग, वैसे मेडिसिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेस मेडिसिन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, रेस्टक्स हो या हिप्परसल्फ हो, फॉस्फोरस हो, लाइकोपोडियम हो, तो ये सब किस कॉन्स्टिट्यूशन के लोग में ज़्यादा सूट करता है, तो कार्बोनाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं ना कहीं अब तक हम लोग जो सिम्टम्स देखे हैं कार्बोनाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलते नज़र आ रहे हैं। हेनीमैन ने जिस सोराक के बारे में बताया था वो काफ़ी क्लोजली वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं। बात करते हैं ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी एक ऐसा इंसान नहीं, मतलब ऐसे इंसान जिनके बॉडी में एक्सेस ऑक्सीजन हो। एक्सेस ऑक्सीजन होने की वजह से इनके बॉडी में हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से इनके बोन और टिश्यूज़ में डिस्ट्रक्शन, यानी बोन और टिश्यू में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डिजीज़ देखने को मिलता है। इनके सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव, यानी इनके सिम्टम्स एमेलियोरेट होते हैं अगर
ये अपने चाहे तो अपने खाने पीने में या इनको इन्वायरमेंट के द्वारा नाइट्रोजन और कार्बन रिच अगर इन्वायरमेंट मिलता है तो इनके सिम्टम्स काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलते हैं। साथ में ही ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन के इंसान में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जनरली ऐसे लोग फिजिकली और मेंटली काफ़ी एक्टिव होने के बावजूद भी काफ़ी नर्वस रहते हैं। नेक्स्ट, इन्हें भी प्रॉब्लम होती है वो रेन या कोल्ड वेदर से इन्हें बेटर महसूस होता है। थर्ड, कंप्लेन जो है वो बढ़ जाती है जब वो लो एल्टीट्यूड या सी शोर्स यानी समुंदर के आसपास रहते हैं या पहाड़ों के ऊपर चलते हैं। लो एल्टीट्यूड जहाँ पे रहते हैं एल्टीट्यूड, वहाँ पे इनके कंप्लेन बढ़ने लगती है। इनको भूख तो बहुत है, चाहे वो बीमार भी रहेंगे तब भी इनकी भूख बहुत रहती है। नेक्स्ट है पेशेंट फील बेटर बाय रेस्ट एंड टेकिंग फूड। पेशेंट को अच्छा लगता है यानी इनके सिम्टम्स जो हैं वो बेटर हो जाते हैं जब वो आराम करते हैं या खाना खाते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस एलिमिनेशन ऑफ यूरिया एंड फोस्फेट, यानी इनके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट होता है यूरिया और फोस्फेट। हीमोग्लोबिन में भी ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में पाया जाता है, पर फिर भी ये पेशेंट देखने में काफ़ी थिन दुबले पतले रहते हैं। मतलब इतना अच्छा खासा इनका भूख है, अच्छा खासा ये खा लेते हैं, पर फिर भी इनको देखने में ये काफ़ी पतले दुबले लगते हैं। Symptoms aggravate by moving from dry atmosphere to humid atmosphere, यानी इनके सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं जब एटमॉस्फेयर जो वो ड्राई से ह्यूमिड की तरफ जाता है। ये सिम्टम्स में काफ़ी आसानी होती है, यानी एमिलिरेट बेटर महसूस होता है आराम करने से और खाना खाने से। तो इस तरह के सिम्टम्स हमारे मटेरिया मेडिका में किस मेडिसिन से मिलते जुलते हैं, वैसे मेडिसिन को हम लोग ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कह सकते हैं, जैसे कि काली आयोड, क्रियोजोट, मरकरी, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। और ये कहीं ना कहीं ऐसे सिम्टम्स हमें हनीमन के बताए हुए मियाज्म सिफिलिस से मिलते जुलते हैं। थर्ड, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन की। एक्सेस हाइड्रोजन इस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों में पाई जाती है, जिसकी वजह से इनके ब्लड और इनके टिश्यू में वाटर रिटेंशन होने लगता है। यानी हेनीमैन के बताए हुए किस मियाद से ये ज़्यादा मिलता जुलता है सारे सिम्टम्स, तो साइकोसिस, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं, ये हेनीमैन के साइकोसिस से काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन सारे साइकोटिक रेमेडीज़ वो हाइड्रोजनोइड टाइप नहीं होते। इसका मतलब साइकोसिस ऑफ द हेनीमैन रिसेंबल टू द हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट ऑल द साइकोटिक रेमेडीज़ आर हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हाइड्रोजनोइड काफ़ी मिलते जुलते हैं साइकोसिस से, लेकिन सारे के सारे साइकोसिस रेमेडीज़ वो हाइड्रोजनोइड नहीं होते। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो इसके जो भी सिम्टम्स हैं वो नहाने से काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट यानी बढ़ जाते हैं, यानी इनकी जो भी तकलीफ़ है वो नहाने से बढ़ जाती है। नेक्स्ट सिम्टम्स है, सिम्टम्स आर एग्रीवेट बाय ईटिंग सी फूड और एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन एक्सेट्रा। यानी मतलब सिर्फ नहाने के साथ साथ कुछ भी समुद्री खाना खा लेने की वजह से, चाहे वो फ़िश हो, प्रॉन्स हो, कुछ भी वो खा लेते हैं, उससे भी इनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। साग सब्जियां खा लेना जो कि पानी में ग्रो करती है, उससे भी इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जैसे साइकोटिक रेमेडीज़ जो कि हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती जुलती है, जैसे कि नेट्रम सल्फ, थूजा, पल्सेटिला एक्सेट्रा। हेनीमैन ने नोटिस किया कि हर मेडिसिन जो मटेरिया मेडिका में है, कहीं ना कहीं वो उसका भी एक खुद का यानी उस मेडिसिन का भी खुद का कुछ पर्सनालिटी है ना। इस बात को डॉक्टर जेटी केंट ने अपने ड्रग पर्सनालिटी के नाम से मेंशन किया अपनी किताब में। लेकिन दिस peculiar personality of each medicine is called constitutional picture of the drug in the homeopathic field. Okay, so दैट्स मीन मेडिसिन कहीं ना कहीं अपना एक पिक्यूलर पर्सनालिटी रखता है। इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स भी कहते हैं होम्योपैथिक फील्ड में। बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस, यानी दिस मेथड इज़ यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पिक्यूलियर ऑफ द पर्सन इन हिज ओन हेल्थ
हेल्दी स्टेट एज वेल एज डिजीज स्टेट। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कोई सा भी हो, है ना, चाहे वो कार्बो नाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन हो या हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई सा भी हो, लेकिन वो इंसान चाहे हेल्दी स्टेट में रहे या डिजीज़ के स्टेज पे रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल हमें हेल्प करता है डायग्नोस करने में, यानी एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करने में, इंडिविजुअलाइज करने में। आधार पे भी हम लोग 3 हेडिंग लेके चल सकते हैं। पहला हेडिंग है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हेडिंग है डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा हेडिंग है इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की। कोई इंसान हेल्दी स्टेट पे रहता है तो उसके क्या क्या पिक्यूलियरिटी रहते हैं जो उसको एक इंसान से दूसरे इंसान से अलग करते हैं। यानी दुनिया में एक इंसान जैसा दूसरा इंसान है नहीं, किसी का सेम चेहरा तो मिल जाता पर आवाज़ नहीं मिलती, कोई सेम जैसा मोटा हो सकता पर लेंथ नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं 2 सेम जैसा इंसान भी कुछ ना कुछ उसमें भी अलग है। इंसान एक हेल्दी या डिजीज़ भी सेम कैसे हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहते हैं उस पर्सन का जो कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंस रहता है उसके एंडोजेनस फैक्टर में। एंडोजेनस फैक्टर क्या बताया था? एंडोजेनस फैक्टर वो होता है जो हमें हमारे माता पिता से फैक्टर या जो भी मिलते हैं, जैसे कि जेनेटिक जो भी रहते हैं उसे हम लोग एंडोजेनस फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो है हम लोग ज़्यादा अच्छे से तब समझ सकते हैं जब हम लोग पेशेंट के पीछे की हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री की, कि कभी ऐसा भी कुछ हुआ था या आपको ये चीज़ें भी हुई थी। ये पूरा जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि इसका साइकोसोमैटिक स्टेट से आया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमें ये भी पता चलता है। क्या इसका जो है थर्ड है इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, पेशेंट का करंट सिचुएशन क्या है, क्या उसका टाइमिंग है, क्या सर्कमस्टांस है, क्या चीज़ें वो फ़िलहाल किस प्रेशर से, किस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहा है ना, क्या है फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन जिसके लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है, तो या वो पर्सन का बिहेवियर पैटर्न क्या है, या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से वो इतना उसको ये बीमारी हो रही है। तो ये सब हो गया हमारा इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की अब हम अगर बात करें तो वैसा मेडिसिन कहीं ना कहीं हर मेडिसिन एक यूनिक कैरेक्टर, पिक्यूलियर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी रखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है वो इनहेरिटेंट और एक्वायर पर्सनालिटी भी रखता है, यानी वैसे कैरेक्टर वाले लोगों पे ज़्यादा सूट करती है जो उसके जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन का वो बना हो, चाहे वो उसके माता पिता से आया हो, चाहे वो उसका खुद का एक्सेप्ट किया हुआ हो उसके इन्वायरमेंटल के द्वारा। तो वैसी मेडिसिन अगर हम लोग दे रहे हैं सेलेक्ट करके, या तो वैसी मेडिसिन को हम लोग डीप एक्टिंग होम्योपैथिक रेमेडी कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। जैसे कि नक्स वोमिका उन लोगों पे ज़्यादा असर करती है जो कि काफ़ी एंग्री हो, इरिटेबल हो, डार्क कलर हो, थिन हो, ड्राई बाइलिरियस हो, क्लोरिक टाइप पर्सन हो। वही पल्सिटिला जैसे जेंटल, ब्लंट हेयर, ब्लू आइज, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट जैसे लोगों पर सूट करती है ज़्यादा। बाकी सूट तो सब पर करती है, पर वैसे लोगों जिनका ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मिल रहा है वैसे लोगों पे ये और भी अच्छा काम करती है। तो वैसे मेडिसिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं।